जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आज मैं बात करना चाहता हूं, जैसे राहुल गांधी ने मोदी जी के सारे आक्रमणों को पहले तो आक्रमण करने दिया, अपने चक्रव्यूह में घुसने दिया, लाखों करोड़ों रुपए पूंजीपतियों के खर्च करा के अपने को बदनाम होने दिया और उसके बाद जो पलटवार किया उसको भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी झेल नहीं पाई। और ये बात आपको 2024 के चुनाव में दिखी। अगर 2014 और 2019 के चुनाव जीतने के बाद मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने असली मुद्दों पे अपना ध्यान केंद्रित रखा होता, बेरोजगारी पे ध्यान रखा होता, महंगाई कम करने पे रखा होता, पूंजीपतियों को सारी संपत्ति न सौंपने पे रखा होता, अडानी जी को सारी बड़े बड़े बंदरगाह और रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट सौंपने में न रखा होता, तो शायद मोदी जी की सरकार अभी 15-20 साल और चलती। लेकिन मोदी ने, भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया कि एक जैसे तानाशाह करता है उस प्रकार से ये सोचते हुए कि हिंदू मुसलमान का नैरेटिव अगले 20-25 साल चलेगा और पूंजीपतियों के पैसे से जो पीएम केयर फंड में और चुनावी बॉन्ड में पैसा आया है उसके माध्यम से जो एडवर्टीजमेंट है और एक माया जाल फैलाया जाएगा, उसके माध्यम से लोगों को चुनाव में भ्रमित किया जाएगा और देश की गरीब जनता उसे 2000 रुपए किसान सम्मान राशि देकर उसे बहकाया जाएगा, कहीं लाडली बहन योजना देके भड़काया जाएगा। चाहे उसके बच्चे को रोजगार न मिले, चाहे उसके पति की दुकान न चले, लेकिन उसको ये भरमाया जाएगा कि सरकार तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर रही है। वो नहीं करने के बजाय जो सरकार ने किया, जो भारतीय जनता पार्टी के तंत्र ने किया, उन्होंने सारा का सारा ध्यान कांग्रेस को बदनाम करने में लगाया, राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए लगाया। बल्कि कांग्रेस को बदनाम करने के बजाय उन्होंने सारा ध्यान केंद्रित कर दिया राहुल गांधी को बदनाम करने में, उनकी छवि को खराब करने के लिए। अच्छा, राहुल गांधी की छवि खराब करके राहुल गांधी तो चक्रव्यूह से निकल आए, उन्होंने तो वो बादल छांट दिए। उन्होंने क्या किया कि पहले तो उन्होंने पदयात्रा की, एक पदयात्रा हुई, पैदल चले, लाखों करोड़ों लोगों से मिले, गले मिले, वीडियो लोगों ने देखा, लोगों को समझ में आया कि ये जो युवा नेता है ये व्यक्ति कितना ज्यादा सहृदय है और गरीबों से मिलने वाला है और किस प्रकार से जनता की चिंताओं, जो उनकी समस्याएं हैं उनकी चिंता करता है। एक पदयात्रा की, फिर दूसरी पदयात्रा की, मतलब एक तरह से उन्होंने पूरे हिंदुस्तान को नाप दिया। और ये विश्व में शायद पहला उदाहरण रहा होगा कि किसी नेता ने पैदल फिर नापा, फिर उसके बाद उसने दूसरी तरह से पूरे हिंदुस्तान को नापा और 7-8 हजार किलोमीटर की पदयात्रा और बस यात्रा, पहली वाली तो पूरी ही पदयात्रा थी और मैं भी उनके साथ यात्रा में चला था, मैंने भी देखा था कि जनता का उत्साह किस प्रकार का था और जनता ने किस प्रकार से जो राहुल गांधी के खिलाफ नैरेटिव बना था उसको बिल्कुल धूल धूसरित कर दिया और राहुल गांधी उभर कर सामने आए। फिर जो उन्होंने नारे दिए, उन्होंने कहा डरो मत, फिर उन्होंने कहा मोहब्बत की दुकान, क्योंकि वो जान रहे थे कि देश की जनता इस समय मोहब्बत मांगती है, मलहम चाहती है। वो बहुत ज्यादा हिंदू मुसलमान के नैरेटिव से समझ गई है कि हमारा केवल ध्यान भटकाने के लिए नैरेटिव बनाए जा रहे हैं। असली मुद्दा देश का जो है वो बेरोजगारी है, वो महंगाई है, वो अग्निवीर है, वो किसानों की समस्याएं हैं, वो किसानों के आंदोलन है। और ये जो हिंदू मुसलमान और पाकिस्तान और पीओके को ले लेंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे, वो केवल लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए कराया जा रहा है। तो राहुल गांधी ने तो अपने इमेज से उबर गए। अब मोदी जी के साथ सबसे बड़ी समस्या ये पैदा हो गई कि हरियाणा के और जम्मू कश्मीर के चुनाव में जब वो राहुल गांधी पे अटैक नहीं कर सकते और कांग्रेस को बदनाम कर नहीं सकते तो वो करें क्या? क्योंकि अब तो ये नहीं कह सकते कि 10 साल पहले कांग्रेस ने ये किया था, 15 साल पहले कांग्रेस ने किया था, टीपू सुल्तान ने किया था, हैदर अली ने किया था। अब तो जनता जहां वो जाते हैं वो 10 साल का हिसाब मांगती है। जहां किसानों के गांव में उनके कैंडिडेट जाते हैं तो किसान कहते हैं कि साहब हमारे किसानों की 700 किसानों की शहादत दिल्ली के चारों तरफ क्यों हुई? ये जो पंजाब पे जो शंभू बॉर्डर पे हुआ, जिस प्रकार से शुभकरण सिंह की हत्या की गई और जिस प्रकार से बोल्डर्स दागे गए और कीले गाड़ी गई, वो दृश्य याद आते हैं और किसान जो है वो उत्तेजित हो जाता है। तो अब ये बताना तो मोदी जी के लिए संभव नहीं है, ये तो खट्टर साहब के लिए संभव नहीं है जस्टिफाई करें कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। उन्होंने ये भी बताया, कैसे बताएं, किसानों को कैसे बताएं कि लखीमपुर खीरी के अंदर अगर होम मिनिस्टर, स्टेट होम मिनिस्टर का बेटा किसानों को कुचल देता है
और उसके बाद उनके पिता कहते हैं कि नहीं मेरा बेटा इन्वॉल्व नहीं है, बिल्कुल वो वहां था ही नहीं, और बाद में प्रूव होता है कि वो था और उसके बाद वो दंड उसको मिलता है। जिस प्रकार से ब्रजभूषण शरण सिंह का समर्थन किया जाता है और हमारे देश की जो बेटियां हैं जो उस पदक लाई उनका अपमान होता है, तो अब कोई ऐसा नैरेटिव नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी जनता, और ये जनता के प्रश्न ही है, ज्वलंत है, जनता के प्रश्न का जवाब देने का कोई मादा नहीं है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास। अच्छा, राहुल गांधी भी अटैक नहीं कर सकते क्योंकि राहुल गांधी ने भी एक अपने सुरक्षा कवच क्रिएट कर लिया है। उन्होंने एक अपनी इमेज बना दी है। वो ऐसी इमेज है कि कभी वो हरियाणा में किसानों के यहाँ जाके धान रोप देते हैं, कभी वो जब अमेरिका जाते हैं वहां पे जो बच्चे हैं जो वहां 10 साल फंसे हुए हैं और जो वहां जाके रोजगार कर रहे हैं इसलिए कि हरियाणा के अंदर रोजगार नहीं है, और जब आपने देखा एक 8-10 साल का बच्चा रोते रोते अपने पिता से कह रहा है कि पापा आ जाओ पापा आ जाओ, और राहुल गांधी कह रहे हैं कि उसके आंसू देख के और उसके कपकपाते चेहरे को देख के लगता है कि ये बेटा अपने बाप से 10 साल नहीं मिल पाएगा क्योंकि यहाँ नौकरी नहीं है। हरियाणा के बच्चों को इजराइल लड़ने के लिए भेजा जा रहा है या वहां पे कंस्ट्रक्शन का काम करने के लिए भेजा जा रहा है क्योंकि हरियाणा के अंदर नौकरी नहीं है। वरना कौन इजराइल इस समय यूक्रेन भेजेगा या इजराइल भेजेगा या रूस भेजेगा, क्योंकि अपने देश में रोजगार नहीं है, लोगों के पास पैसा नहीं है, खाने पीने का पैसा नहीं है, घर के खर्चे नहीं निकल रहे हैं, इसलिए लोग ऐसे युद्ध ग्रसित क्षेत्रों में भी अपने बच्चों को, तो राहुल गांधी ने सारा कंसंट्रेट कर दिया, नैरेटिव जो बना दिया कि असली मुद्दों पे आपको रहना चाहिए, आपको महंगाई पे रहना चाहिए, आपको बेरोजगारी पे रहना चाहिए, आपको अग्निवीर पे रहना चाहिए, आपको किसानों के मुद्दे पे रहना चाहिए। और जो नैरेटिव को चेंज करने का प्रयास बार बार भारतीय जनता पार्टी करती है, हिंदू मुसलमान का नैरेटिव लेके आती है, उससे हट जाना चाहिए। और राहुल गांधी ने भी सेव कर लिया, कांग्रेस ने भी सेव कर लिया, क्योंकि कांग्रेस तो अब ये पूछ रही है भैया ये सब बताओ 10 साल पहले हमने क्या किया था, पिछले 10 साल में तुमने क्या किया ये बताओ। 10 साल के अंदर जिस प्रकार से किसानों की आमदनी दुगनी करने की बात हुई थी वो भी नहीं, नौकरियां तुमने 2 करोड़ पर ईयर दी नहीं, 15 लाख तुमने दिए नहीं, महंगाई तुमने कम की नहीं, जो महिलाएं हैं उन पर अत्याचार कम हुए नहीं, मणिपुर के अंदर जो महिलाओं के साथ हुआ और 15 महीने 16 महीने से वहां पे जिस प्रकार से गृहयुद्ध बचा हुआ है, आग लगी हुई है, इसको तुम रोक पाए नहीं, और इस तरह की तुम अब हाँ कर रहे हो, दोबारा जो है नैरेटिव को कहीं और ले जाने का प्रयास कर रहे हो। अब फिर वो जब सारे नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी के फेल हो गए तो हर बार जैसे इलेक्शन के पहले होता है वो रॉबर्ट वाड्रा को ले आते हैं कि रॉबर्ट वाड्रा दामाद श्री फलाना श्री, उनके पास ये जमीन वो जमीन। अच्छा, अभी तक तो रॉबर्ट वाड्रा ने काउंटर अटैक नहीं किया था क्योंकि हर इलेक्शन के पहले होता है, रॉबर्ट वाड्रा का नाम आता है, उससे एक सहानुभूति लहर के साथ किसानों के साथ रॉबर्ट वाड्रा ने बड़ा अनाचार किया। पहली बार रॉबर्ट वाड्रा ने भी अटैक किया और बिल्कुल काउंटर अटैक किया, बिल्कुल स्टेट अटैक किया, जैसे अब प्रियंका गांधी भी कर रही हैं, राहुल गांधी भी कर रहे हैं, खड़गे साहब भी कर रहे हैं। तो रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि ये दिखा दीजिए हरियाणा में किस जगह पे मेरी 1 इंच जमीन भी है। भाई देखिए, ये आरोप कोई ऐसे ही हवा में कोई बोल दे कि फलाने के बाद 10,000 करोड़ है, उसके बाद 20,000 करोड़ है, उसके बाद स्विस बैंक में पैसा है, उसके बाद ये है फलाना है ठिकाना है। अच्छा, उसके बाद भी, और आप तो देश के प्रधानमंत्री हैं, आप कोई छोटे मोटे आदमी तो है नहीं, आप तो 142 करोड़ लोग के देश के लोकतंत्र के प्रधान सेवक हैं, आप तो विश्वगुरु हैं, और आपके पास सारे ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, सारी संस्थाएं हैं। तो अगर सारी संस्थाएं आपके पास है, होम मिनिस्टर आपके पास हैं, इतने समर्थ होम मिनिस्टर आपके पास हैं, और इसके बावजूद आपको चुनावी रैली में यह आरोप लगाना पड़ता है कि रॉबर्ट वाड्रा के पास उन्होंने जमीनें हड़पी हैं किसानों की, अगर है तो उन्हें 10 साल में आपने दंड क्यों नहीं दिलाया, और अगर नहीं है तो आपने झूठ क्यों बोला। जैसे आपने पहले कहा था कि साहब 15, फिर जब उनके भक्त लोग कहते हैं कि साहब 15 लाख देने की उन्होंने ये बात की थी, अगर ब्लैक मनी वापस आ गया तो हम 15 लाख देंगे। अरे भैया, अगर ब्लैक मनी तुम्हें पता था कि तुम नहीं ला पाओगे तो तुमने कहा क्यों था। आप कहते हैं हमें यह नहीं पता कि ब्लैक मनी विदेश में है कितना, क्योंकि देखिए विदेश के बैंकों में जो पैसा जमा है वो जरूरी नहीं कि सारा ब्लैक मनी हो। भाई अगर मान लीजिए आप स्विट्जरलैंड में रहते होते और स्विट्जरलैंड में आपने पैसा जमा कराया होता तो ब्लैक मनी थोड़ी होता। विदेश में अगर आपके बैंक अकाउंट में हिंदुस्तानियों के पैसे हैं तो ब्लैक मनी थोड़ी होता है। जो कॉर्पोरेट्स हैं उनके हर देश के अंदर बैंक अकाउंट्स होते हैं, कंपनी के अकाउंट्स होते हैं, ब्लैक मनी थोड़ी होता है। ब्लैक मनी तो वो होता है जिसके सोर्सेस का पता नहीं, जो पनामा पेपर्स था जिसके बारे में बड़े बड़े फिल्म कलाकारों और राजनीतिज्ञों का पैसा वहां मिला, लेकिन उसको डिस्क्लोज इसलिए नहीं किया गया सरकार के द्वारा कि उसमें इन्हीं के लोगों का पर्दाफाश हो रहा था। तो अब कहते हैं कि साहब वो अगर आ जाता तो हम दे देते, अगर नहीं आना था और नहीं था तो आपने कहा क्यों कि आएगा तो दे देंगे।
अच्छा, उसी प्रकार से अब रॉबर्ट वाड्रा ने भी काउंटर अटैक कर दिया है। अब कांग्रेस को भी अटैक नहीं कर सकती। कांग्रेस कहती है भाई 10 साल से तो आपकी सरकार है, अब हमसे क्या पूछ रहे हो यार, तुम बताओ तुमने ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू क्यों नहीं किया, तुम ये अग्निवीर जैसी वाहियात योजना क्यों लेके आ गए, तुमने किसानों पे इतना अत्याचार क्यों किया, तुमने युवाओं को रोजगार क्यों नहीं दिया। भाई अगर देश की ये स्थिति हो गई है कि आईआईटी मुंबई के बच्चों को भी 70% बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है, और जिनको नौकरी मिल भी रही है उनकी एवरेज सैलरी 35-40 हजार रुपए महीना है, जबकि उनका जो लोन उन्होंने ले रखा है अगर, तो उसका इंटरेस्ट ही से वो कवर नहीं कर पाएंगे। तो माता पिता लोन लेके अपने बच्चों को, जब आईआईटी के बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है, तो बाकी इंजीनियरिंग कॉलेज और एमबीए इंस्टीट्यूट वालों को कैसे नौकरी मिलेगी। चाहे ऐसे बैंक हो, चाहे आईटी कंपनीज हो या बड़ी बड़ी कंपनीज हो, उसमें जिस प्रकार की नौकरी की स्थिति है, और जैसे इंटरव्यू ले लेते हैं, सिलेक्शन कर लेते हैं, अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिलता, ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिलता, इस प्रकार की स्थिति आती है, तो आपको ध्यान जो रखना था वो बच्चों को रोजगार देने पे था, इस तरह की चीजों पे था। उसके बजाय आपने हिंदू मुसलमान और सर्जिकल स्ट्राइक और दुनिया भर की चीजों पे लोगों का ध्यान अब जनता भी ये समझ गई, भाई जनता भी समझ गई कि आप तो नैरेटिव को चेंज करने का प्रयास करते हैं, और फिर आप दोबारा प्रयास कर रहे हैं कि रॉबर्ट वाड्रा के माध्यम से आप लोगों के नैरेटिव को चेंज करने का प्रयास करें। और जनता अपने मुद्दों पे रहना चाहती है। आज हरियाणा की जो परिस्थिति है, जो जम्मू एंड कश्मीर की परिस्थिति है, वो आपके सामने है, सुनामी है, एक तरफा है, बिल्कुल इलेक्शन इज वन साइडेड। भारतीय जनता पार्टी के पैर हर जगह उखड़े हुए हैं। इसलिए उखड़े हुए हैं कि पहले तो ग्रामीण क्षेत्रों में कांग्रेस को वोट मिलते थे, अर्बन क्षेत्रों में बीजेपी को वोट मिलते थे, अर्बन क्षेत्रों में भी बीजेपी को वोट देने वाले कम होते चले जा रहे हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं कि भैया हमारे बच्चों को भी तो नौकरी नहीं मिल रही, हमें भी तो तेल पिछले 15 दिन के अंदर 100 रुपए खाने का तेल के दाम बढ़ गए, तो हमारे घर की रसोई के खर्चे भी तो बढ़ गए। तो ना तो केवल किसान पीड़ित है या रूरल पुअर पीड़ित है, बल्कि जो अर्बन एरियाज का मिडिल क्लास है वो भी पीड़ित है। तो जनता अपने मुद्दों पे रहना चाहती है और ये नैरेटिव को कहीं और ले जाना चाहते हैं, इसलिए रॉबर्ट वाड्रा पे लेके गए थे। मोदी जी ने रॉबर्ट वाड्रा दामाश्री के बारे में बात की थी और दामाश्री ने काउंटर अटैक कर दिया। तो अब भारतीय जनता पार्टी के कोर्ट में बॉल है, वो प्रूव करें कि रॉबर्ट वाड्रा का कहां पे जमीन है, और अगर जमीन नहीं है तो छोटे मोटे आरोप क्यों लगाते हैं देश के प्रधानमंत्री। भाई अगर है तो उसे दंड करें, हम कौन सा रॉबर्ट वाड्रा का साथ दे रहे हैं, हम कौन सी सहानुभूति। अगर उसने कोई गड़बड़ किया है, कानूनी रूप से कोई अपराध किया है, तो उसे दंड दीजिए, लेकिन अगर नहीं किया है तो देश के प्रधानमंत्री अनर्गल आरोप लगाएं और बिना बात के लिए राजनीतिक कारणों से आरोप लगाएं, ये बिल्कुल गलत बात है। ये देश के लिए और हमारे लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए और संवैधानिक संरक्षण के लिए गलत बात है। और जिस प्रकार से राहुल गांधी ने अपने को निकाल लिया और रॉबर्ट वाड्रा ने भी इलेक्शन के 6 दिन पहले ये स्टेटमेंट दे के मोदी जी को डिफेंसिव बना दिया है, मेरे ख्याल से इट इज द राइट स्ट्रेटेजी। और राहुल गांधी 3 दिन के तूफानी दौरे पे हैं हरियाणा के, प्रियंका गांधी हैं, खड़गे साहब हैं, हुड्डा जी भी लगे हुए हैं, कुमारी शैलजा भी लगी हुई हैं, और भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पैर उखड़े हुए हैं। गांवों में वो जा नहीं पा रहे, शहरों में भी विरोध हो रहा है, आंतरिक कलह भी है, ऐसे ऐसे कैंडिडेट जो हैं वो आपस में भिड़े हुए हैं। तो मुझे ये लगता है कि रॉबर्ट वाड्रा ने जो किया है वो बिल्कुल टाइमली किया है, एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन है, और इससे भारतीय जनता पार्टी की जो बची कुची संभावनाएं थी हरियाणा के अंदर वो भी खत्म हो गई हैं। नमस्कार, धन्यवाद, अपना।